31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सीरियल नंबर, क्लासिफिकेशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, सो पहला है गांधीयन प्रिंसिपल टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हाँ, गांधी जी ने ये बोला था कि हमको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। क्या प्रमोट करना चाहिए? एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका? एससी एसटी का और वीकर सेक्शन का। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो अपने पास है डीपीएसपी है ना, दैट इज़ पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंशनड है वो क्या है? एक प्रकार का गांधीयन प्रिंसिपल है। नाउ सेकेंड इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ये क्या है? एक तरह का सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। हर चिल्ड्रेन का क्या होना चाहिए? हेल्दी डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, ये एक तरह का डीपीएसपी जो पार्ट 4 में है, ये क्या है? एक तरह का सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। नाउ थर्ड, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। ये भी करेक्ट है, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। एक तरह का जो अपने हाथ से सोचे तो लगेगा सही है, ये बिल्कुल मिलना चाहिए। चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए हर चिल्ड्रेन को जब तक वो 6 एज का नहीं हो जाता, मतलब फर्स्ट क्लास में जब तक वो नहीं पढ़ लेता तब तक का उसका चाइल्डहुड केयर एजुकेशन अच्छे से होना चाहिए। दिस इज़ अ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। एक नाम आम नागरिक को ये सोचने से ये सही लगता है। दिस इज़ प्रेजेंट इन डीपीएसपी। ठीक है, पार्ट 4 में। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्ट? 1, 2 एंड 3। विथ रेस्पेक्ट टू राजप्रभा फेस्टिवल ऑफ ओडिशा, ये एक तरह का बाउंसर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बाउंसर क्वेश्चन, जिसको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। इफ़ यू अटेम्प्ट दिस यू विल गेट इट रॉन्ग। ठीक है, तो इसको छोड़ना पड़ता है। इसको छोड़ने के लिए भी अगर इसको एक बार देख लेंगे तो ये करंट अफेयर्स में था मई जून के, और ये आ सकता है 2021। ठीक, ओके। So with respect to Rajya Prabha festival of Odisha recently seen in news, which of the following is correctly matched? Okay, correctly match बताना है। Serial number, event and significance। पहली राजा, ठीक है, पहली राजा मतलब इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? पहली मतलब फर्स्ट। ठीक है, सो फर्स्ट डे ऑफ फेस्टिवल, तो फर्स्ट जहाँ पे दिखे वो ये हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन ये होता। सो सेकंड एंड फर्स्ट दोनों गलत। सो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों गलत है। सो यहाँ पे जैसे ही हम एलिमिनेशन का मेथड इस्तेमाल किए, हमारे पास करेक्ट आंसर जो कि चला गया 3 एंड 4। सो जो बाउंसर क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आप फैक्ट से याद करके सॉल्व नहीं कर सकते। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ओके, ये हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर व्हाट? प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, है ना। विथ रेफरेंस टू दिस आर्टिकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द रिजल्ट ऑफ नार्को एनालिसिस एंड पॉलीग्राफ टेस्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही। ये सही क्यों है? क्योंकि अपने पास जो आर्टिकल 20 है वो 3 चीज़ों की बात करता है। उसमें जो पहला क्लॉज है वो ये बोलता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अप्लाई नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई क्राइम है जो मैंने आज किया उसके लिए कोई नियम नहीं है तो मैं उस क्राइम के लिए मैं दोषी नहीं ठहरा सकता। ठीक है, और दूसरा है डबल जेओपार्डी, मतलब एक क्राइम की एक आदमी को दो सजा नहीं दे सकती, है ना। अंधा कानून जो मूवी है उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, एक आदमी को एक क्राइम की दो सजा नहीं हो सकती ना। थर्ड क्लास जो है वो बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब मैं ही अपने जो मैंने क्राइम किया उसका मैं विटनेस नहीं बन सकता, बस उसी के बेसिस पे मुझे मतलब सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। ओके, सो यही तो बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 1, रिजल्ट ऑफ नार्को एनालिसिस एंड पॉलीग्राफ टेस्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। ये सही है, इन इंडिया। Now second, due to rule against ex post facto legislation under Article 20, retrospective laws cannot be made regarding taxation। taxation की बात कहाँ है? It is regarding लॉस, ठीक है ना, जो कि क्रिमिनल मैटर्स के डील करते हैं। टैक्सेशन में हम रेट्रोस्पेक्टिव लॉस लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो आपने बोला वोडाफोन वाला, सो वोडाफोन केस में यही आ चलता है, वहाँ पे रिगार्डिंग रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अलाउड है। सो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अलाउड है। ओके, बट आर्टिकल 20 के अंडर नहीं है ये सब।
कहाँ से, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को जोड़ दिया। ओके नाउ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 20 स्टैंड सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। नहीं, नेशनल इमरजेंसी बोले तो क्या समझना है अपने को, इमरजेंसी बोले तो नेशनल इमरजेंसी समझना है अंडर आर्टिकल 252। ओके सो यहाँ पे आर्टिकल 252 जब भी लगता है तो 20 और 21 वायलेट नहीं कर सकते। सो दिस इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, वन ओनली इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 34th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड लैंग्वेज एडेड। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संस्कृत ऐड हुआ था क्या, नहीं। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन सा लैंग्वेज ऐड हुआ था, सिंधी। ओके सो दिस इज इनकरेक्ट। और हमको एलिमिनेशन से अगर हटाएं तो यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। 71st अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था, ये कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली इज एडेड इन दी 71st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दूसरा सही होगा। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया था, मैथिली, बोडो, डोगरी एंड सांथली। ओके ये 92nd से 71st से क्या ऐड हुआ था, 71st से कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली एंड 21st से हुआ था सिंधी। सो यहाँ पे करेक्टली मैच बोला है 2 and 3। नाउ 35th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि कहाँ पे मेंशन्ड है, आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में मेंशन्ड है। दिस इंस्टीट्यूशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। अरे भाई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो कौन बनाएगा इनको, माइनॉरिटी कम्युनिटी बनाएगा ना भाई। ये खुद बनाते हैं, खुद इसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट। देयर इज नो नीड फॉर पीरियडिक रिन्यूअल ऑफ स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही है, कोई भी इनको बार बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। मद्रास केस में ये बता चुका गया था, मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला था कि बार बार इनको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है कोई भी स्टेटस को, ठीक है, पीरियोडिक। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। जो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन है किसमें, एडमिशन एंड एम्प्लॉयमेंट, कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही है। ये महाराष्ट्र ने बोला था, PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले केस में बोला गया था ये। ओके PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन क्या बोलता है, डिक्लेरेशन ऑफ बीइंग सोवरेन कंट्री इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इम्प्लाइज इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड अफेयर्स। बिल्कुल सही है। इफ इंडिया टेक्स मेंबरशिप इन एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट डज नॉट लूज इट्स सोवरेनिटी। यस, सोवरेनिटी का मतलब खुद से डिसीजन लेने की ताकत। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशन। नहीं, अपने मन से कर सकता है भाई, दूसरे क्या परमिशन लेना। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, 1 and 2 ओनली। विथ रेफरेंस टू द प्रैक्टिस फॉलोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया फॉलोज द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट एट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। बिल्कुल सही। वेस्ट मिनिस्टर मतलब पार्लियामेंट्री, वेस्ट मिनिस्टर मतलब पार्लियामेंट्री। ओके डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट रेगुलर इंटरवल इज पॉसिबल। हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है, राज्यसभा इज परमानेंट, दिस इज द परमानेंट बॉडी, सो दिस इज इनकरेक्ट। The Rajya Sabha ensure each member of the executive is individually responsible to the legislature. No, it is individually responsible. Constitution बोलता है कि each member of the executive is individually responsible to the president and collectively responsible to the parliament or the legislation. ये mentioned है अंडर आर्टिकल 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, हमको इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा 2 and 3।
With reference to fundamental rights of the armed forces and the police forces, consider the following statement. With reference to what? Fundamental rights. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखना है. The Constitution empowered the state legislature, not the state legislature, to restrict the fundamental rights of the police forces, not the legislature, the parliament. पार्लियामेंट के पास ये पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है कि वो क्या कर सके, रेस्ट्रिक्ट कर सके फंडामेंटल राइट्स किसका, पुलिस फोर्सेस का. सो दिस इज इनकरेक्ट. ओके, विच स्टेटमेंट गिवन ऑफ आर करेक्ट पूछा है हमको, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द नॉन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ इन द डिफेंस फोर्सेस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड. नॉन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब है जो कम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ये सब में यहाँ पे इनका जो है नॉन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ कहते हैं उनको, और उनका डिफेंस फोर्सेज में उनका फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. ये सही, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया. The Parliament can exclude the court martial from writ jurisdiction of the High Court but not the Supreme Court. नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो कोर्ट मार्शल है ना उसको है ना, ये आर्टिकल 33 में ये मेंशन है कि जो पार्लियामेंट है ना वो एक्सक्लूड कर सकता है कोर्ट मार्शल को रिट जुरिस्डिक्शन से ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, नॉट ओनली जस्ट द हाई कोर्ट. ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जुरिस्डिक्शन से जो कोर्ट मार्शल है वो दोनों को एक्सक्लूड कर सकता है, मतलब उनमें से दोनों के जुरिस्डिक्शन के लिए एक्सक्लूड कर सकता है पार्लियामेंट. ठीक है, नॉट ओनली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट. तो दोनों गलत हो गए. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 ओनली इज करेक्ट. नाउ 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेडियो आइसोटोप थर्मोन्यूक्लियर रिएक्ट जनरेटर RTG. रेडियो आइसोटोप थर्मोन्यूक्लियर जनरेटर रिसेंटली न्यूज़. तो ये करंट अफेयर्स की बात की थी, करंट अफेयर्स ऑफ मई एंड जून 2021. ओके, they use heat generated by the radioactive decay to generate electrical power. yes, जो रेडियो आइसोटोप थर्मोन्यूक्लियर जनरेटर, नाम समझ आ रहा है, थर्मोन्यूक्लियर मतलब थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर है ना, जो न्यूक्लियर फिजन से जो थर्मल एनर्जी निकली उससे क्या जनरेट कर रहे हैं, हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड रेडियो आइसोटोप थर्मोन्यूक्लियर जनरेटर. फर्स्ट सही है. इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स एंड डज नॉट रिक्वायर्ड रेगुलर मेंटेनेंस. बिल्कुल सही है, यही तो इसका खासियत है, इसीलिए तो ये न्यूज़ में था. RTG often provide enormous power to space probe in the range from 1000 to 2000 gigawatt, sustaining them for long years of operation. नहीं, ये जो है ये thousands of gigawatt की एनर्जी नहीं दे सकता, ये hundreds of watt की एनर्जी देता है. ठीक है ना, hundreds of watt. ओके, इसीलिए लॉन्ग टाइम के लिए ये इस्तेमाल नहीं किया जाता. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब इज आर करेक्ट? 1 and 2 इज करेक्ट. नाउ 40 क्वेश्चन. Which of the following provisions of the Indian Constitution depict secular nature? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविज़न सेक्युलर नेचर को बता रहा है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन बेस्ड ऑन रिलीजन. यस, ये सेक्युलर नेचर को बता रहा है. द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ये भी सेक्युलर नेचर को बता रहा है, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन को हो, सबका क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. ये प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है. एंड नो वन इज above the law, ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ बोलता है. एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ बोलता है. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. बिल्कुल सही है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल गया. 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो हमको पूछा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. 1, 2 and 3 इज करेक्ट. फॉलोइंग आर नॉन फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमसे क्या पूछा गया है, नॉन फंडामेंटल राइट्स पूछा गया. 41st क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. ओके, सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज टैक्स कलेक्शन, ये तो नहीं है फंडामेंटल राइट्स. कैसे देखते हैं, एलिमिनेशन सॉल्व करके देखते हैं. 4th ऑप्शन देखते हैं, जब प्रोटेक्शन 4th स्टेटमेंट देखते हैं. प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोर्स लेबर बाय कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये फंडामेंटल राइट है, मतलब ये नॉन फंडामेंटल राइट नहीं है. ओके, क्योंकि ये किसके अंदर मेंशन है यार, ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 23 and 24 विच प्रिवेंट्स. आर्टिकल 23 ये चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करता है. ठीक है ना, फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है. सो दिस इज अंडर दी फंडामेंटल राइट्स. तो
फोर्थ को जब हम एलिमिनेट करते हैं तो आंसर क्या होता है 1, 2 और 3 एलिमिनेशन से क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनको एग्जामिनर जानता है कि इसको दो तरीके से लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सब स्टेटमेंट को रीड करके, एक तो एलिमिनेट करके। तो अपने को शॉर्ट तरीके से चालू करना है, एलिमिनेट करके सॉल्व करना है इसको। ओके, सो अगर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हटा दिए तो एकदम 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड टैक्स कलेक्शन, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 265 अंडर पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका था जो कि पार्ट 13 में है। ओके, एंड राइट टू वोट इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, ये एडल्ट सफरेज की बात करता है अंडर आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज अंडर आर्टिकल 326 अंडर पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये हो गया। नाउ 42nd क्वेश्चन की बात करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट रिसेंटली सीन न्यूज़, ये क्या बात करते हैं, करंट अफेयर है जून एंड मई का 2021। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की बात करनी है। द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग वॉज प्लांटेड इन असम, ये न्यूज़ में इसीलिए था कि पहली बार असम में प्लांट किया गया था। It has additional copies of MNSOD gene present which can potentially allow it to sustain drought condition. Yes, drought condition में भी ये सस्टेन कर सकता है, इसलिए न्यूज़ में था। और असम में प्लांट किया गया इसको पहली बार। कहाँ प्लांट किया गया? असम में प्लांट किया गया। और ये क्या कर सकता है, कोल्ड और ड्राउट क्या कर सकता है, ये सस्टेन कर सकता है। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन ऑफ आर करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट, both 1 and 2 is correct. With reference to democracy, which of the following statement is incorrect? ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करना है और इनकरेक्ट की बात करना है। A form of government in which rulers are elected by the people will always be, मैंने बोला था पहले से, जहाँ पे all आ जाए, only आ जाए, always आ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत हमको पड़ती है। सो यहाँ पे सतर्क हो जाते हैं। always है मतलब ये गलत हो सकता है, यहाँ पे गलत ही है। हमेशा जहाँ पे इलेक्टेड हो वो ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि इलेक्शन फॉर इलेक्टिंग रूलर्स में भी अनडेमोक्रेटिक। ठीक है, रूलर को जैसे अपने पास मोनार्की में भी इलेक्ट, अगर क्योंकि इलेक्शन जो कि इलेक्ट करने के लिए किया गया था रूलर को, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है। ओके, इट गिव एवरी मैन द राइट टू चूज इट्स ओन ऑपरेसर, ये सही है। ये ओके, सी इट इज़ अ डिवाइस दैट इंश्योर वी शैल बी गवर्न नो बेटर देन वी डिज़र्व, ये भी सही है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर अनइलेक्टेड विल नेवर बी डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। अनइलेक्टेड डेमोक्रेसी होगा नहीं, लेकिन अगर इलेक्टेड है तो डेमोक्रेसी होगा ही होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मार्शल लॉ आर करेक्ट। मैंने बोला था शुरू में क्वेश्चन आया था हमारे पास कि जो मार्शल लॉ है उसके अंदर क्या होता है, मार्शल लॉ के अंदर, ठीक है, मार्शल लॉ की बात करते हैं तो करेक्ट पूछा है यहाँ से हमसे। आर्टिकल 34 कंटेन स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूटिव टू डिक्लेयर मार्शल लॉ, नहीं, ये जो वर्ड है ना मार्शल लॉ, ये टर्म मेंशनड ही नहीं है। किस पे? जो टर्म मार्शल लॉ है, इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, मार्शल लॉ रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स इन द एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन, बिल्कुल सी फंडामेंटल राइट्स को ये क्या करता है ना, याद रखना मार्शल लॉ जो होता है ना, वहाँ पे बोथ फंडामेंटल राइट्स भी चले जाते हैं और कोर्ट भी काम नहीं करते हैं। सो यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स इन द एरिया रेस्ट्रिक्ट हो गया, सही है। द पार्लियामेंट कैन वैलिडेट एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ इन एनी एरिया वेयर इट इज़ इन फोर्स, बिल्कुल पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है। समझ गया कि नहीं समझ गया, बिल्कुल सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इज आर कॉमन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ द सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में क्या मैंशन है, द सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल में मैंशन क्या है, द एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस।
एंड थर्ड स्केड्यूल में क्या मैंशनड है, ओथ्स एंड एफर्वेशंस। ओके, तो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ बताता हूँ आपको। जो एमपीज़ होते हैं उनको अलाउंसेस नहीं मिलते, ठीक है ना। एमपीज़ जो होते हैं उनको अलाउंसेस नहीं मिलते। जो लोकसभा के स्पीकर हो गया ना, जो लोकसभा का स्पीकर हो गया उसको अलाउंस मिलेंगे, राज्यसभा के स्पीकर को अलाउंस मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को अलाउंस मिलेंगे, बट जो एमपी है उनको नहीं मिलती, ठीक है। करेक्ट पूछा गया है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों में है क्या, बिल्कुल है। कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया ओथ सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल दोनों में है क्या, बिल्कुल है। बट जो गवर्नर ऑफ द स्टेट हिस्ट्री पर सिर्फ सेकंड शेड्यूल में है, थर्ड शेड्यूल में गवर्नर की बात की ही नहीं गई है। थर्ड शेड्यूल में मतलब इसके ओथ की बात नहीं की गई है, गवर्नर की ओथ की बात नहीं की गई है, बट इसके सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात की गई है। ओके, सो यहाँ पे ये गलत हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1 and 2 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, द यूएस प्रेसिडेंट लाइक द इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली, गलत है। यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, हाँ सॉरी ये सही है, क्योंकि इलेक्ट्रल कॉलेज से ही चूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट को। ओके, सो यूएस प्रेसिडेंट लाइक इंडियन प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। हाँ, इंडिया में भी इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रल कॉलेज से चूज़ किया जाता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट जज लाइक इंडियन सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड फॉर 6 year, नहीं, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं वो अपॉइंट नहीं किए जाते, नहीं, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उनका कोई टेन्योर नहीं होता, 65 years तक वो अपॉइंट किए रह सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉलोज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी लाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी है वो कैसा है। फोर्थ स्टेटमेंट, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अपर हाउस, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, लाइक द यूएस प्रेसिडेंट, यस, यूएस प्रेसिडेंट में भी क्या है, सॉरी यूएस वाइस प्रेसिडेंट, ये भी सही है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अप इज आर करेक्ट, 1 and 4 इज करेक्ट। ओके, इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात करनी है। ओके, दिस ग्रांट्स आर गिवन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यस, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स न्यूज़ में था, करंट अफेयर था जून और मई के मंथ में, इसीलिए क्या है ये आया क्वेश्चन। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो है, ठीक है, वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे देता है। कौन देता है, पार्लियामेंट देता है, ठीक है। पार्लियामेंट को पावर कौन देता है, आर्टिकल 275 गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू अनाउंस व्हाट, स्टैट्यूटरी ग्रांट, ठीक है, पहला सही है। द पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, PDRDG, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रोवाइडेड टू स्टेट इन इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी ग्रांट, यस। PDRGD क्या है, PDRDG क्या है, एक तरह का स्टैट्यूटरी ग्रांट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। With reference to the salient features of 48th number question, with reference to the salient features of fundamental rights, which of the following statement is are correct? Okay, they are absolute. मैंने बोला था पहले से nothing is absolute in this Indian constitution, तो गलत, absolute वर्ड दिख जाए तो हटा देना। They are justifiable, yes, fundamental rights are justifiable, allowing person to move court for their enforcement in the case of violation, yes, justifiable है। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो विद रेफरेंस टू द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ऑल द फंडामेंटल्स, यहाँ पे मैंने बोला था ना, ऑल, ऑलवेज, ओनली, एब्सोल्यूट, तो ये सब चीज़ों पे दिमाग सतर्क हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे गलत जाएगा। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल विदाउट द नीड ऑफ द सेपरेट, यहाँ पे ऑल और डायरेक्टली है ना, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बिकॉज सम आर मॉरल, ओके। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 2 only,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दानहू गोलवाडा सपोटा। ठीक है, अब ये सपोटा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है कि जो दानहू गोलवाडा सपोटा है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र के अंदर। ओके, इट इज़ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड प्रोडक्ट फ्रॉम कर्नाटका। नो, इट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। इट सेकेंड स्टेटमेंट, इट डिराइव्स इट्स यूनिक एंड अ स्वीट टेस्ट बिकॉज इट इज़ ग्रोन इन कैल्शियम रिच सॉइल। बिल्कुल सही है, कैल्शियम रिच सॉइल में ग्रो करते हैं, इसीलिए क्या करता है ये स्वीट टेस्ट एक्वायर करता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? टू ओनली इज करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस आर राइट नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है, दिस आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, इट इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट। दिस आर अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। नो, आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलता है, फॉरेनर को नहीं मिलता। दिस आर अवेलेबल टू शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी बट नॉट टू लीगल पर्सन लाइक कंपनीज और कॉर्पोरेशन। सही है, करेक्ट पूछा 1 and 3। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिक्किम लेड टू द क्रिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये गलत है, बिकॉज द फॉर्मेशन, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 से बना था। ठीक है ना, एक्ट जो पास हुआ था 1971 में, ये उससे बनाया गया था। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, द वाइस चेयरमैन इज वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर 1 year एट अ टाइम। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो मिनिस्ट्री होम मिनिस्टर जो होता है ना इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन एंड द मिनिस्टर। ठीक है ना, वाइस चेयरमैन कौन होता है? वाइस चेयरमैन होता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, जो मिनिस्टर होता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये इसका वाइस चेयरमैन होता है, नॉट द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ NEC नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। यस, जो ये NEC का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? 3 only। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ब्लूफिन महासीर रिसेंटली न्यूज़। ये भी किस में था? करंट अफेयर्स में था। करंट अफेयर्स किसका? मई का, जून का 2021 का। ठीक है, महासीर, ब्लूफिन महासीर की बात करना है। इट इज़ टॉलरेंट टू डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल वाटर टेम्परेचर एंड सर्टेन क्लाइमेट चेंज। नहीं, ये टॉलरेंट नहीं होता, ये क्या होता है? सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? इट इज़ वेरी सेंसिटिव। ठीक है ना, सो इसको इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। सो इट इज़ नॉट टॉलरेंट, इट इज़ सेंसिटिव, सो दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ओके, तो पहला गलत हो गया। इट इज़ कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड। ये एंडेंजर्ड नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न्ड है। ओके, तो ये गलत हो गया। इट इज़ एन ऑमनीवोर, ये सही है, ये ऑमनीवोर है, मतलब दोनों खाता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? 3 only इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग 53 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म सोशलिस्ट एज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। B.R. अम्बेडकर रिजेक्टेड इंसर्शन ऑफ द टर्म सोशलिस्ट इनटू द प्रियम्बल। ये एक फैक्ट है जो कि अपने को याद होना चाहिए। द टर्म सोशलिस्ट हैज़ बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था
1976 का, उसके द्वारा ऐड किया गया था। 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ओके। एंड थर्ड, इंडियन सोशलिज्म इज द ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, बिल्कुल सही है। विच द स्टेटमेंट गिवन ऑफ इज आर करेक्ट। एंड ये किसने बताया था? DS नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द मेन ऑफ सोशलिस्ट स्टेट इज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन द स्टेटस, इनकम एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ठीक है, तो किसके हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, बेसिकली गांधीज्म सोशलिज्म, ठीक है ना, गांधीयन सोशलिज्म। तो करेक्ट पूछा है, विच द स्टेटमेंट गिवन ऑफ इज आर करेक्ट, 1 and 3 is correct. Consider the following statement with reference to BRICS Green Hydrogen Summit recently in news. The summit was organized by Power Grid Corporation. ये गलत है, इसको NTPC ने क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था। Now the summit aimed to address second statement. The summit aimed to address the challenges that lie in terms of technology, efficiency, financial viability, and scaling up the production of green hydrogen from fossil fuel. Not from fossil fuel. Challenges जो थे वो रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता है। रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग जो टेक्नोलॉजी है, जो एनर्जी बनाने की टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है उसको ये क्या करता है? एड्रेस करने की कोशिश करता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। विच द स्टेटमेंट गिवन ऑफ इज आर करेक्ट, तो यहाँ पे C आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। विथ रेस्पेक्ट टू द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट। नहीं, ये स्टेट लेजिस्लेचर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 35 क्लॉज A सब क्लॉज I। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो पुलिस का मतलब जो पुलिस फोर्सेस को फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। फर्स्ट गलत। विच द स्टेटमेंट गिवन ऑफ इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है हमसे। The state legislature can make laws with the state legislature can make laws to punish act of untouchability within their state. ये भी गलत है। बिकॉज यहाँ पे भी पार्लियामेंट आएगा। ओनली दी पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब, यहाँ पे भी ओनली है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन हो जाएगा कि हमेशा ओनली और देखते ही गलत मत कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ओनली दी पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स अंडर स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। क्योंकि अगर ये पावर किसको मिल जाए, स्टेट को मिल जाए, तो हर आदमी को रिजर्वेशन दे देगा अपने स्टेट का, ठीक है ना। सो ओनली 3 इज करेक्ट। 56 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू DNA वैक्सीन रिसेंटली न्यूज़। इट वर्क ऑन ह्यूमन बट नॉट ऑन एनिमल्स, ये गलत है। इट यूज पार्ट ऑफ वायरस ओन जेनेटिक कोड टू स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, ये सही है। ओके, तो ये करंट अफेयर्स में था मई जून का, इसीलिए क्वेश्चन में आया। इनका पूछा है 1 ओनली। विच ऑफ द सब्जेक्ट गिवन बिलो आर द पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंकरेंट लिस्ट में, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन आप हम हटा सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट में है। तो थर्ड को अगर हम हटा दिए, सॉरी, कंकरेंट लिस्ट में पूछा है, तो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन, ठीक है। सो फर्स्ट, ट्रेड यूनियन, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ये कंकरेंट लिस्ट में है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। बैंकिंग जो है वो सेंट्रल लिस्ट में है। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये भी कंकरेंट लिस्ट में है, क्योंकि ये जो चीज़ मैटर्स में अकेले स्टेट पे दारोमदार नहीं है, दोनों पे दारोमदार है। ओके, सो करेक्ट पूछा है 1, 2 and 3। द टर्म किलिंग कर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन।
measurement of carbon dioxide in the atmosphere, representation of expansion of the universe in light year, change in the biodiversity of an ecosystem, measurement of methane emission from paddy cultivation. तो ये क्या है? measurement of carbon dioxide in the atmosphere, killing curve. Factual question है. Killing curve is the measurement of carbon dioxide in the atmosphere. Now 59 क्वेश्चन की बात करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. इनकरेक्ट पूछा है हमसे. ओके. इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ये तो सही है. पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का था, उसने डिस्टिंग्विश किया था कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को. इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता. ये गलत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता है वो बनाया गया था अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर. ओके. और पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में 1774 में. ओके. सो दिस इज इनकरेक्ट. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. इट क्रिएटेड अ न्यू बोर्ड कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल. द टेरिटरी ऑफ EIC इन इंडिया वेयर फॉर फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया. ये भी सही है और ये भी सही है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट स्टेटमेंट ए, to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. ये जो cooperative societies का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में. इसको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में जो आया था उससे जोड़ा गया है. सो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. ओके.